जय हिंद दोस्तों। आज हम 23 फरवरी के जीडी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। जीके क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ 2024 के एसएससी जीडी का। ठीक है, तो जीके के जितने भी क्वेश्चन आप सभी देखते जाइए और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर विजिट करना और भी अब वीडियो मिलेंगे आपको। ठीक, आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि कुडनकुलम नाव की जो ऊर्जा संयंत्र है, कौन सा? कुडनकुलम। कुडनकुलम नाव की ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है कुडनकुलम। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। आइए कुछ फैक्ट्स देखते हैं, जैसे कि काकरापार जो आपका एटॉमिक पावर स्टेशन है ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। 440 मेगावाट का है। 1993 में से बनाया गया था। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो आपका कलपक्कम के नाम से जाना जाता है, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये भी 440 मेगावाट का है। 1984 में इसको बनाया गया था। नरौरा एटॉमिक पावर प्लांट ये उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। 1991 में बनाया गया और 440 मेगावाट का है। आगे बात करते हैं कैगा, ये कहाँ है? कर्नाटका में। 2000 ईस्वी से कार्यरत है। ये 880 मेगावाट का है कैगा। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन 1973 का राजस्थान में बनाया गया, जो कि 1180 मेगावाट का है। और उसके बाद तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा आपको। तारापुर 1969 में बना था। और लास्ट है आपका कुडनकुलम पावर प्लांट, ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो कि 2013 में 2000 मेगावाट की क्षमता का बना हुआ है। तो ये सभी आप याद रखेंगे जितने भी पावर प्लांट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जन औषधि जो ट्रेन सुविधा है वो कब प्रारंभ की गई थी? तो जन औषधि जो आपकी ट्रेन सुविधा है आपकी 3 मार्च 2023 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में है पर केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री कौन? डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा शुरू किया गया था। कौन? जन औषधि ट्रेन सुविधा प्रारंभ किसके द्वारा? अश्विनी वैष्णव, हमारे जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा रेल और संचार मंत्री हैं। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया जी ने ये योजना शुरू की थी। दिल्ली में सप्ताह भर चलने वाले समारोह के तीसरे दिन जन औषधि ट्रेन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था इस योजना के तहत। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे कि हंगरी जो है हमारा हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो हंगरी बुडापेस्ट में आपका भारत फेंक में नीरज चोपड़ा ने, किसमें? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक इवेंट फाइनल में 88.17 मीटर का थ्रो करके चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल फेंकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जो कि अगस्त 2023 का करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। अगला है साइखोम मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित हैं? तो साइखोम मीनाबाई चानू जो है वो राज्य नहीं है, खेल है। ये आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। साइखोम मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। राज्य की बात करते हैं तो मणिपुर राज्य से हैं। इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? देखो, कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इस समय हमारे शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 25 मीटर और 10 मीटर एयर फायरिंग किससे संबंधित है? तो 25 मीटर जो है वो रैपिड फायर पिस्टल पुरुषों के लिए की जाती है और 25 मीटर पिस्टल महिलाओं के लिए, और 10 मीटर जो है एयर पिस्टल इवेंट महिला एवं पुरुषों दोनों वर्ग के लिए होती है। राइफल में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस और 10 मीटर एयर राइफल होती हैं। मड़ई फेस्टिवल कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है आपका मड़ई फेस्टिवल। ठीक है, और मांडो फेस्टिवल कहाँ का है? ये गोवा का है। दोनों याद रखेंगे। मड़ई फेस्टिवल छत्तीसगढ़ का है जबकि मांडो त्योहार जो है आपका गोवा राज्य का है। अगला, धार्मिक स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में देखने को आपको मिलती है? तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं 1235 तक हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1235 तक भाग 3 में है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी अधिकार है उन सब के बारे में। पहले तो आप देख लीजिए, धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
जबकि इसमें अब हम जितने भी अधिकार है उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है आपके शोषण का विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो आपके अधिकार हैं वो 29-30 में है। और लास्ट बचता हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करेगा, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 जो है हमारे अवसर की समानता देता है, हर क्षेत्र में हर किसी को एक समानता दिखाई जाएगी, अवसर की समानता मिलेगी। 17 जो है अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत है। 18 जो है एंड ऑफ द टाइटल, उपाधियों का अंत से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 18। 65वीं जो आपके ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में हुए थे, रिकी केज को किस एल्बम के लिए बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड दिया गया था? तो रिकी केज को हमारे जो है वो डिवाइन टाइट्स एल्बम है, उसके लिए इनको बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड दिया गया था, रिकी केज को डिवाइन टाइट्स के लिए। बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करता है भारतीय हैं वो कौन कौन से हैं। ये आपके देखो ग्रैमी अवार्ड राष्ट्रीय उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। यूएस आधारित पुरस्कार है, यूनाइटेड स्टेट से संबंधित। पहला अवार्ड 4 मई 1959 को दिया गया था। और रविशंकर ने ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट सहित 5 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं भाई साहब, एक दो नहीं। पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक है, इन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। AR रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, AR रहमान ने। चलिए देखो अगला आपके इसी के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ और दिए गए हैं कि रविशंकर जो है 1968 में बेस्ट चंबेर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में बेस्ट मीट्स ईस्ट हेतु इनको इस पुरस्कार दिया गया था। रविशंकर को फिर 1973 में एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी में द कंसेंट फॉर बांग्लादेश हेतु दिया गया था। जुबिन मेहता को 1981 में दिया गया था। और जुबिन मेहता को फिर से 1981 में दिया गया है रिकॉर्डिंग क्लासिक के लिए। और जुबिन मेहता फिर से 1982 में मिला है इनको। और जुबिन मेहता फिर से आए, देखो फिर से जुबिन मेहता 1990 में है। तो ये काफ़ी सारे लोगों को दिया गया है। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे हैं TH विनय करम एंड जाकिर हुसैन जी को, अब इम्पोर्टेंट बन जाएगा। जाकिर हुसैन जी को तबला वादक 1991 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम में दिया गया है। विश्व मोहन भट्ट को 1994 में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए दिया गया था। रविशंकर को सन 2002 में, जो कि हमारे सितार वादक है पंडित रविशंकर, इनको 2002 में वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए दिया गया था। AR रहमान को 2008 में हमारे बेस्ट कंपाइलेशन साउंड ट्रैक एल्बम स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए दिया गया था। और फिर उनको 2008 में ही दूसरा भी मिला था, जो कि विजुअल मीडिया स्लमडॉग मिलियनेयर हेतु दिया गया था। जाकिर हुसैन हमारे तबला वादक 2008 में मिला बेस्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए, ठीक है, ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट हेतु। रविशंकर को मिला 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनके सम्मान के लिए, फिर से रविशंकर को दिया गया है। और रिकी केज को मिला है देखो 2015 में, और फिर रिकी केज को अभी फिर से 2022 में मिल गया है। फालू को 22 में मिला है, ठीक है, 2022 में। आगे बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला जो है हमारी 48.46% है, महिलाएं, वुमेन्स 48.46%। कुल जनसंख्या 121 मिलियन पुरुष जिसमें 623 हैं, और महिलाएं जो है वो हमारी 586 मिलियन। भारत में शहरी जनसंख्या जो आपकी 31.16% है, आपकी ग्रामीण जो 68.8% है। ऋग्वेद काल कब से आरंभ हुआ था? तो ऋग्वेद जो हमारा है ये ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जिसका अन्य नाम वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल है, जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से
1000 से 600 ईस्वी पूर्व रहा था उत्तर वैदिक काल। अनुच्छेद 43 के बारे में अवधारणा कौन सी सही है, इसके बारे में आया है। देखो 43 समाजवादी प्लस गांधीवादी ये दोनों ही से मिलकर बना है। अनुच्छेद 43 में राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मचारियों का काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाला काम की दिशाएं और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा। और विशिष्टता ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तित्व या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग का विकास गांधीवादी है और राज्य सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह हेतु मजदूरी उचित जीवन स्तर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, ये समाजवादी है। अनुच्छेद 43 एक की बात करते हैं तो उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, जिसमें कि समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 और 43 है और 47 हैं। गांधीवादी सिद्धांत पर ये हैं और उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित आर्टिकल नीचे दिए गए हैं। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि लेबर पार्टी से संबंधित थे, कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स 1942 में लेबर पार्टी से संबंधित थे की अध्यक्षता में भारत आया था हमारा क्रिप्स मिशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, जो कि साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। अब इसका भी बड़ी बहिष्कार हुआ था कि इसमें 7 जो तुमने लिए सब अंग्रेज अधिकारी ले लिए, भारतीय एक भी नहीं लिए हैं, इसीलिए इसको कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें ऐसा कमीशन नहीं चाहिए। कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो भारत ये आया था दिल्ली में, जो कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कैबिनेट मिशन में सदस्य जो हमारे 3 थे, कौन कौन से? स्टैनफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग देखने को मिले थे। कौन सी गैस को संपीड़ित करने पर द्रव अवस्था में आ जाती है? तो ये हमारी विकल्प दिए गए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या भाप। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी स्थायी गैसों को संपीड़ित करके ठंडा करने या दबाव डालने की प्रक्रिया द्वारा आसानी से तरलीकृत नहीं किया जा सकता है। किस किस को? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन। जब कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संपीड़ित किया जाता है तो वह सूखी बर्फ प्राप्त होती है। तो हमारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड सही है। वर्ल्ड कप 2011 में मेजबान देश कौन सा है? तो वर्ल्ड कप 2011 में मेजबान देश इंडिया था, श्रीलंका और बांग्लादेश ये थे। 2011 में मेजबान देश इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। 1993 में भारत के कपिल देव जो कप्तान थे, जिनको हम हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जानते हैं, 2011 में कप्तान हमारे महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। 1983 का अगर हम बात करते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो ये इंग्लैंड वेल्स में आयोजित किया गया था, भारत विजेता रहा था 1983 में कपिल देव के समय, जब कपिल देव हमारे भारतीय टीम के कप्तान थे। 2011 में इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में आयोजित जिसमें भारत जीता। तो 1987 में भारत पाकिस्तान में हुआ था, 1996 में भारत पाकिस्तान श्रीलंका में हुआ, 2023 में भारत में हुआ फिर से, क्योंकि भारत नहीं जीत पाया है। 27 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होना है। 31 में भारत बांग्लादेश में फिर से होगा। और जो प्रथम हमारा जो वर्ल्ड कप था ओडीआई वर्ल्ड कप, ये 1975 में हुआ था और सेकंड 1979 इंग्लैंड में हुए थे। ओडीआई वर्ल्ड कप की विजेता के बारे में बात करते हैं तो ये सब आपको विजेता दिख रहे हैं। देखो 75 में और 89 में वेस्ट इंडीज जीता है, 83 में इंडिया जीता है, कपिल देव का कप्तान थे, फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया था। 87 में ऑस्ट्रेलिया, 92 में पाकिस्तान, 96 में श्रीलंका और 99, 2003, 2007 में ऑस्ट्रेलिया, 2011 में फिर से इंडिया, 15 में अर्जेंटीना
और 19 में इंग्लैंड और 23 में रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया रहा था विजेता, भारत उप विजेता रहा था। अगला क्वेश्चन है, घरेलू व्यापार को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार द्वारा किए जा सकने वाले उपाय कौन से हैं? तो देखो, घरेलू उद्योगों को सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा लिए जा सकने वाले दो प्रमुख निर्णय हैं। कौन से? टैरिफ है और दूसरा कोटा है, ये दोनों हैं। अब टैरिफ क्या है कि आयातित वस्तुओं को अधिक महंगा बनाने और उनके उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए आयातित वस्तुओं पर कर, इससे खरीदारी आयातित सामानों की तुलना में अधिक घरेलू सामान खरीदना पसंद करेंगे। कोटा, ये उन वस्तुओं की संख्या को निर्दिष्ट करते हैं, कोटा कि जिन्हें आयात किया जा सकता है। इस आधार पर मात्रात्मक प्रतिबंध के रूप में भी जाना जाता है। यह जानबूझकर अन्य देशों से आयात की जा सकने वाले सामानों की संख्या को कम करने के लिए किया जाता है, क्या? कोटा में। ठीक है, इन दोनों उपायों को संयोजन को आयात प्रतिबंध प्रतिस्थापन की नीति के रूप में जाना जाता है। किनको? टैरिफ और कोटा को। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखने को मिलता है हमें। भारत की खुली सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत और नेपाल के बीच का खुला हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमांत बॉर्डर है। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच में जो सीमांत है उसका निर्धारण भारत की ब्रिटानी राज के समय 1816 ईस्वी में सुगौली संधि के द्वारा किया गया था। तो यहाँ फर्स्ट शिफ्ट के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हम आते हैं सेकंड शिफ्ट पर। तो सेकंड शिफ्ट में आपके सामने देखो दिया गया कि आधुनिक परमाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये हमारे कौन है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड है, एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी। अल्फा कणों के साथ परमाणुओं की जांच की थी। उन्हें भौतिक परमाणु के जनक के रूप में जाना जाता है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को। 1908 में परमाणु की संरचना में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रदरफोर्ड जी को। नेक्स्ट है, ओलंपिक में भारत ने प्रथम गोल्ड मेडल कब जीता था? तो इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल 1928 में एम्स्टर्डम फील्ड हॉकी में जीता था भारत ने, प्रथम गोल्ड मेडल। पहली बार की बात करते हैं तो ये 1900 ईस्वी में ओलंपिक हुए थे। 1900 ईस्वी में 1900 के पेरिस ओलंपिक में एकमात्र खिलाड़ी नॉर्मन प्रिचार्ड, जो कि एंग्लो इंडियन के साथ भाग लिया था, जिसमें एथलेटिक्स में 2 रजत पदक जीते थे भारत की साइड से। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी। इंडिया फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड जो है 1928 एम्स्टर्डम में फील्ड हॉकी में मिला था इनको। अभिनव बिंद्रा को 2008 बीजिंग ओलंपिक में मिला था गोल्ड मेडल। ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक 1952 में खेलों में आया था। और हेलसिंकी ओलंपिक में जब ख्वासा जाधव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता था कांस्य पदक। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 एथेंस में हुआ था। 1896 एथेंस में हुआ था, इतना याद रखना है आपको। टोक्यो 2020 ओलंपिक के बाद स्पोर्ट बाइज भारत के पदक सब आपको दिए गए हैं, देखो सामने सामने। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। टोटल जो है हमारे मेडल हमारे पास 35 हैं, इसमें कि 10 गोल्ड, 9 सिल्वर, 16 ब्रोंज हैं। बैडमिंटन में भारत का पहला ओलंपिक साइना नेहवाल लेकर आई थी बैडमिंटन में। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ से। चलिए, आई होप दिस इज विजुअल फॉर यू। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में 2000 जो सन है, इसमें सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक हैं। 2016 के रियो डी जेनेरियो में ब्रोंज मेडल जीता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स नीरज चोपड़ा। 2020 टोक्यो ओलंपिक जेवलिंग थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो करके। एथलेटिक्स में 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते, लेकिन वो एंग्लो इंडियन थे। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में जीता था 2008 में। और ओलंपिक में भारत का पहला व्यक्तिगत पदक जो है वो हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में खेल में आया,
जब ख्वासा दादा साहेब जाधव ने फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों कि पानीपत का सेकंड युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो पानीपत का जो सेकंड युद्ध है हमारा 5 नवंबर 1556 को बैरम खां और हैमू के बीच में हुआ था, जिसके मध्य अकबर के जनरल खान जमान प्रथम और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, इसमें लोदी की हार हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 फरवरी 1761 को मराठा एवं अहमद साहब अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद साहब अब्दाली जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर है। ये उत्तराखंड में नैनीताल जिले में 1936 में बनाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आइए इसी के साथ हम कुछ और नेशनल पार्क ले लेते हैं, जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान पार्क एशियाई शेर के लिए मशहूर है, ये भी उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड रॉयल बंगाल टाइगर के लिए है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पार्क राजस्थान में देखने को मिलता है आपको, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। कान्हा मध्य प्रदेश बाघ के लिए है। काजीरंगा असम में है, एक सींग वाला गैंडा हाथी के लिए। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पार्क पश्चिम बंगाल में है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो देखो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कितने हैं, जिम कॉर्बेट, सरिस्का है और सुंदरवन है, ये सब रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है, बाघ, जंगली भैंस, बटर बुफेलो और जो हेमिस है वो जम्मू कश्मीर में हिम तेंदुआ के लिए है। पेरियर उद्यान हाथी के लिए फेमस है, राष्ट्रीय उद्यान जो कि केरल में है, पेरियर वाला। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जो जनसंख्या है वो हमारी कृषि पर ही निर्भर थी। भारत को आज़ादी मिली तो कृषि का जीडीपी में योगदान 52% तक था आज़ादी के समय। द्रव जो फ्लो करते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, जो कुछ भी बहता है उसे तरल कहा जाता है। एनीथिंग विच फ्लोस इज नोन एज फ्लूइड। डोलू कुनीता, सुग्गु कुनीता, ये सब कहाँ के हैं भैया, कर्नाटक के हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कुनीता वाले जितने डांस कर्नाटक के हैं। यक्षगान भी हमारे कर्नाटक का ही एक लोक नृत्य है, यक्षगान। साथ में डोलू कुनीता, सुग्गे कुनीता, पुन्नी कुनीता, ये सब कर्नाटक राज्य में आपको देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यही 129 में दिया गया है। और उसके पास ऐसी अदालत की सभी शक्तियां होंगी जिसमें स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल होगी। नेक्स्ट आपके सामने, भारत में गरीबी सबसे ज्यादा किस वर्ष हुई। तो ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन 1991, 92, 93 और 94 क्या है। तो ये आपका कब से देखने को मिल रही है, 2022, 2023। क्या लिखा है, नीति आयोग चर्चा पत्र के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी जो है 2013-2014 में 29.17% से घटकर 22-23 में 11.28% हो गई। इस अवधि के दौरान 24.82 करोड़ लोग इस किट से बाहर हैं। तो आंसर तो यहाँ पर 1992 है, ठीक है, याद रखेंगे। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। आइए हम बात करते हैं प्रथम से। तो मौर्य वंश के प्रथम शासक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, उसके बाद अशोक, फिर दशरथ मौर्य, संप्रति, सलीसुक, देवबर्मन, सतधंतवा और बृहदत्त 187 से 185 ईसा पूर्व में थे। सोचो ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म के समय के पहले, कितने भाई साहब। यूएसएसआर से संविधान में कौन सा प्रावधान लिया गया था। तो जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं वो हमारे यूएसएसआर मतलब रशिया से लिए गए हैं। भारत के संविधान के विभिन्न भाग 10 देश से लिए गए हैं जो निम्न है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से मौलिक अधिकार न्यायपूर्ण। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से आप लोग देखिए और पढ़िए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है उसके बारे में। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से,
न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचन राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग जो है वो सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। आयरलैंड से हमारे नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, आयरलैंड से। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो प्रस्तावना की जो भाषा है ना हमारी, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया। केंद्र एवं राज्यों के बीच जो रिलेशंस हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। अब जर्मनी से क्या है कि आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं वो सब हमने जर्मनी से ली हैं। ठीक है। कनाडा से संघात्मक विशेषता और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, कनाडा। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत लिया है। ठीक है। रूस मौलिक कर्तव्य। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। और फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, ये शब्द उठाए हैं फ्रांस के संविधान से। रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये कच्छ गुजरात में मनाया जाता है रण उत्सव। यह त्योहार को हम व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, रण उत्सव को। उच्चतम न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये है धनंजय बाई चंद्रचूड़। 9 नवंबर 2022 से 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। सैफ अली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो ये सैफ अली वर्मा क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। तबला वादक की बात करते हैं तो अल्लाह रखा हैं, जाकिर हुसैन हैं, लतीफ़ खां हैं, गुदई महाराज हैं, समता प्रसाद मिश्र हैं, अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज, किशन महाराज, ये सभी तबला वादक हैं। अगला, दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है वो 1852 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 5 मार्च 1824 को 1826 ईस्वी तक चला। तीसरा जो 1885 में है। फिर उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध देखो दिए गए हैं, इन तीनों को आप देख लीजिए, ये कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए अगला, कोरवा जनजाति कहाँ की है? तो कोरवा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो पहले तो जानो, देखो कोरवा जनजाति है कहाँ की? ये छत्तीसगढ़ की है। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। और जो ये कोरवा जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है वो है आपका कर्मा नाच, कर्मा, रावत नाचा, कर्मा नाचा, सुबह नाचा, तीनों का नाम याद रखेंगे। रावत नाचा, कर्मा नाचा और सुबह नाचा, ये सभी आदिवासी नृत्य को हर्षोल्लास के साथ किया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। 2018 में स्ट्रिंग कठपुतलियों के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली नृत्यांगना कौन है? तो ये है अनुपमा होसकरे। ठीक है। आगे देखो, ये आपको दिया गया है, देखो मालिनी अवस्थी, नरेंद्र सिंह नेगी, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। जोहर कप की मेजबान टीम कौन है? तो सुल्तान जोहर कप, जो कि मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। पहले तो यही पूछा जाएगा कि जोहर कप जो है वो किस खेल में दिया जाता है? ये हॉकी टूर्नामेंट में। ठीक है। इसकी टीम कौन है? तो सुल्तान जोहर कप मलेशिया में आयोजित 21 पुरुषों की टीम का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। 2023 में जो है विजेता जर्मनी रहा है। भारत कांस्य पदक जीतकर पाकिस्तान को इसने हरा दिया था। राष्ट्रमंडल खेल 2010 कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। 2022 में कहाँ हुए थे राष्ट्रमंडल खेल? कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुए थे। चलिए, विच स्टेट हैज हाईएस्ट डेसिडियल ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो ये हमारा है मेघालय राज्य, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, इनकी वृद्धि दर सर्वाधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आपके सामने 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना तय किया गया है? तो लक्षित जो रखी गई थी 9%, लेकिन हमें मिला कितना?
8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक 2%, 2.1 वृद्धि की गई थी, और जबकि प्राप्त हुआ था 3.6%। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये सब आपके पास लक्षित वर्ष दिए गए हैं, ये सब आप देख सकते हैं, ये सभी। केंद्रीय बजट की बात करते हैं हम आपसे। 2023-2024 में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई थी? तो बजट की 7 प्राथमिकताएं जो सप्तऋषि थी वो तय की गई थी। कौन कौन सी? समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, अवसंरचना एवं निवेश, संभावनाओं को उन्मुक्त करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। चलिए अब हमारे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए ध्यान से। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके पहले जो सच्चिदानंद सिन्हा को 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की अध्यक्षता में अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी सदस्य चुने गए थे। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता पर केंद्रित करना था? तो ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू की गई थी। यह आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। पांचवी, गरीबी हटाओ का नारा 1974 में शुरू की गई थी, इंदिरा गांधी के समय। 1969 में आप याद रखेंगे हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फर्स्ट की बात करते हैं तो आर्थिक विकास पहली पंचवर्षीय योजना में। दूसरे में तेजी से औद्योगिक विकास। थर्ड में कृषि विकास और वृद्धि। चौथे में विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना में रोजगार और गरीबी उन्मूलन से नारा दिया गया था। छठवीं में आर्थिक मुक्ति, और सातवीं में जो है प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादक का स्तर। आठवीं में उद्योगों का आधुनिकीकरण, और नौवीं में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था नौवीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपका समावेशी विकास और समान विकास के बारे में बात की गई है, और 11वीं में तेजी से और अधिक समावेशी विकास के बारे में बात की गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास के बारे में उल्लेख किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। पहली हेराल्ड डोमर, दूसरी महालनोबिस, तीसरी आपकी गॉडगिल, और चौथी जो है वो आपकी अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी योजना यह गॉडगिल फॉर्मूले पर आधारित थी, जो स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रकृति थी। ये तीसरी है भैया, गॉडगिल तो ये गॉडगिल नहीं है यहाँ पर। चौथी अशोक रुद्र मेनन मॉडल पर आधारित थी। प्रथम हेराल्ड डोमर, देखो बताया मैंने आपकी अभी। द्वितीय महालनोबिस, ठीक है। और आपसे बात करते हैं आठवीं, मानव संसाधन विकास मॉडल विकास को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का शुरुआत की गई। चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं से संबंधित कौन सा कथन है? देखो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के गुण सूक्ष्म देख लीजिए, वो सब समझ में आ जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देती है। चुंबकीय रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं, नॉर्थ साउथ है ना। अगला, चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक जाती हैं। चुंबकीय रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरे से नहीं काटती हैं। ये रेखाएं हमेशा देखो इस तरीके से चलती रहती हैं। अगर आप कभी चुंबक उठा के देखोगे ऐसे, तो इस तरीके से ये एक दूसरे की ओर जाती आती रहती हैं, कभी ये काटती नहीं दूसरे को। चुंबकीय रेखाएं एक बंद लूप बनाती हैं। इन क्षेत्र रेखाओं में क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए चुंबकीय रेखाएं को एक सदिश राशि के द्वारा निरूपित किया जाता है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है, क्योंकि ध्रुवों के निकट क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं। चलिए अगला है कि विच अवार्ड इज गिवन टू चिल्ड्रन टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव पोटेंशियल इन 4 मेन स्ट्रीम। 4 मुख्य धाराओं में बच्चों की रचनात्मक क्षमता की पहचान करने और उन्हें आगे बढ़ाने हेतु कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो ये हमारा राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान। 4 मुख्य धाराओं में बच्चों की रचनात्मक क्षमता की पहचान करने और उन्हें अपनी रचनात्मक क्षमता को आगे बढ़ाने और के लिए प्रेरित करने के लिए वैश्विक राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है। राष्ट्रीय बाल भवन ने 1995 में राष्ट्रीय बाल योजना शुरू की थी।
ठीक है, उसके बारे में नीचे दिया गया है। अगला है कि पंजाब राज्य में किसने ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों में से जुड़े खतरनाक स्टंट पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की? तो ये पंजाब राज्य में किसने? वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 30 अक्टूबर 2023 को इस चीज के बारे में बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है। भीमसेन जोशी को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था? जो कि भीमसेन जोशी एक शहनाई वादक हैं। 2008 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था भीमसेन जोशी को। कुछ और भारत रत्न प्राप्तकर्ता संगीतकार को देख लेते हैं, आइए। जैसे कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी, कर्नाटक शास्त्रीय संगीतकार, 1998 में। रविशंकर सितार वादक हैं, संगीतकार हैं, 1999 में इनको भारत रत्न मिला। लता मंगेशकर गायिका 2001 में। बिस्मिल्लाह खान 2001 में, जो कि शहनाई वादक हैं। 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को शास्त्रीय गायक। 2019 में भूपेश हजारिका को असम के भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, गायक और कवि और फिल्म निर्माता हैं भूपेन हजारिका। उन्हीं के नाम पे भूपेन हजारिका पुल बना है। अगर जेनेट विधि भारत की एक पेशेवर खिलाड़ी है, वो स्क्वैश के लिए है। यह विश्व शीर्ष 100 रैंकिंग में प्रवेश करने वाली इतिहास की 9वीं भारतीय महिलाएं हैं। कौन? जेनेट विधि। एसएलआर क्या है? एसएलआर आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। बैंकों का एसएलआर वह जमा फंड होता है जो बैंक किसी लेन देन से पहले कुछ फंड अनिवार्य रूप से अपने पास रखता है। इस फंड में नकदी, गोल्ड रिजर्व, सरकारी प्रतिभूति, बॉन्ड्स आदि होते हैं। इसके तहत आरबीआई नकदी के लिक्विडिटी कंट्रोल के लिए एसएलआर का उपयोग करती है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर के तहत आरबीआई अपने पास जमा कुल धन को पूरा लोन के रूप में नहीं दे सकती। मतलब अगर आपने 60,000 रुपये लोन लिया है तो आपको पूरा पूरा 60,000 नहीं देगी लोन, आपको 54,000 या 50,000 दे देगी। ठीक है, रेपो दर की बात करते हैं। देखो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि के प्रतिशत को संदर्भित करता है जिसे केंद्रीय बैंक के पास रखा जाना अनिवार्य है। रेपो दर क्या है? हमारी रेपो रेट वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती हैं। जैसे आरबीआई से हमने धन उधार लिया, हमने नहीं, किसी दूसरे बैंक ने, तो वो रेपो रेट लगाएगा। ठीक है। रिवर्स रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को बेचकर वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेते हैं। अब कभी आरबीआई को जरूरत है तो वो सामने स्टेट बैंक से लेना चाहती है रुपए, तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट लगेगी। जबकि एसबीआई को चाहिए आरबीआई से, तो वो रेपो रेट लगाएगा अपना, है ना। आरबीआई की वर्तमान जो हमारे रेट हैं वो देख लीजिए, जिसमें पॉलिसी रेपो रेट है 6.50%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75%। बैंक रेट 6.75%। फिक्स रिजर्व रेट जो है हमारा है, फिक्स रिजर्व रेपो रेट है 3.35% और सीआरआर है हमारा 4.5% और एसएलआर है हमारा 18%। ठीक है, इन सब के बारे में आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है हमारा एनसीटी, दिल्ली डायनेस्टी। 2011 में 11,320 लोग रहते थे यहाँ पर, 1,000 मीटर में, स्क्वायर मीटर मतलब 1 किलोमीटर में। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 की वृद्धि 17.72% थी। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है, जहाँ पर सिर्फ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक बिहार इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, 1,106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1,000 किलोमीटर स्क्वायर में 1,106 लोग देखने को मिलते हैं बिहार में। और इसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर केरला है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अंडमान निकोबार आइलैंड का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का त्यौहार है? तो केरल का त्यौहार है मोहिनीअट्टम। प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स कब खेले गए थे? तो ये 1930 में हैमिल्टन शहर, ऑन्टेरियो, कनाडा में खेले गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो 1930 कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची में इनको बनाया गया था। कांग्रेस की अध्यक्षता याद रखेंगे। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कब बनाया गया? कराची अधिवेशन में 1931 में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 मुंबई में हुई थी। एलन एक्टिवन हुम, इसको हम एओ हुम के नाम से जानते हैं, ने दादा भाई नौरोजी और दिनसा बादशाह के साथ मिलकर की थी। प्रथम अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1923 दिल्ली विशेष अध्यक्ष अधिवेशन रहे, 1940 में रामगढ़ में हुआ था। महात्मा गांधी जो अध्यक्ष थे 1924 में बेलगाम में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 1924 में। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर में, और ये 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और त्रिपुरी 1939 में। एनी बेसेंट 1917 में जो अध्यक्ष रही थी कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी 1886 1906 कलकत्ता में रहे थे। चलिए लास्ट कुछ और बचा है, ये देख लीजिए। किस भारतीय कंपनी के अध्यक्ष को सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी के राष्ट्रीय संगठन नेस्कॉम के चेयरपर्सन के तौर पर चुना गया है? तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के जो इंडिया के अध्यक्ष हैं अनंत माहेश्वरी को, इनको चुना गया है। नेस्कॉम के संस्थापक देवांग मेहता हैं, इनको भी याद रखेंगे साथ में आप। सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे सम्राट अशोक। लंबी छलांग के लिए टेक ऑफ बोर्ड की लंबाई क्या होती है? 1.22 मीटर। किस त्योहार पर यह माना जाता है कि गंगा नदी में अनुष्ठान करके स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? तो गंगा दशहरा जो है हमारा ज्येष्ठ के हिंदू कैलेंडर माह में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन 10वीं को मनाया जाता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई या जून में पड़ता है। ग्रामीण आवास न्याय योजना किस राज्य की है? ये छत्तीसगढ़ राज्य की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य की है। मुख्यमंत्री लाडली बहला योजना जो है वो गरीब लोगों को 4,75,000 का आवास बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। इस योजना को 9 सितंबर 2023 को शिवराज सिंह चौहान ने मंजूरी दी थी। 2011 के अनुसार आर्थिक आधार पर अन्न की जनगणना चरण 2011 के अनुसार 2 चरणों में पूरा किया गया था। राज्यसभा का पीठासन अधिकारी कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सभापति को ही पीठासन अधिकारी कहते हैं। तो जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन थे दोस्तों हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पर आपके 21, 20, 21 और 23 3 तारीख के शिफ्ट के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जीके के विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।